Hello friends, welcome to our YouTube channel EPFOpedia, and today we are here to start a new video. A small introduction about me. I am Jatin Savarwal I have been teaching students through online platform from 2 years. So let's start the video. So why we make this video? Actually इस वीडियो में हम आपको इस वीडियो में हम सिलेबस को फुल डिस्कस करेंगे, अपकमिंग कोर्सेज को डिटेल से देखेंगे कि अपकमिंग कोर्सेज में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, इस एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इस एग्ज़ाम से रिलेटेड हर क्वेश्चन को हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। अबाउट दिस एग्जामिनेशन, एक्चुअली ये एक कंपटीशन एग्जामिनेशन है जो कि आप जानते हैं, जो कि 421 पोस्ट के लिए वैकेंसीज के लिए, और ये वैकेंसी वैकेंट हमारे ईपीएफओ ऑफिस में, जो कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एक ऑफिस है। एक्चुअली XYZ रीजन से जब इनमें वैकेंसीज ब्लैंक हो जाती हैं एक ऑफिसर्स की, तो ये यूपीएससी, जो कि हमारे इंडिया का एक वन ऑफ द मोस्ट रिक्रूटमेंट एजेंसी है, उसको हायर करते हैं कि आप हमारे लिए एक कंपटीशन एग्ज़ाम होस्ट कराइए और उससे हमें बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट हमें चुन के आप हमें दीजिए, जो कि हमारे इंडियन सोसाइटी को सर्व कर सकें। अगर बात करें हम ईपीएफओ एग्जामिनेशन के बारे में, तो ये 2 फेज में होगा। फर्स्ट इज रिटन टेस्ट एंड सेकंड इज इंटरव्यू। ये कोई रिटन टेस्ट ऐसा नहीं कि आपके लिए सब्जेक्टिव है कि आपको लिखना पड़ेगा लाइक मेंस, नहीं। रिटन टेस्ट अगर आपका देखें तो ये एक ऑब्जेक्टिव वेज है, आपके एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। 120 क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन पूछेगा, ये आपको 120 मिनट में सोल्व करने हैं। हर एक क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपको अवेलेबल होगी वहाँ पे। और बात की जाए अगर इसके, फिर ये 120 क्वेश्चन के बाद, जब आप इस एग्जामिनेशन के बाद आपको, अगर आपका रिजल्ट अच्छा आता तो ये आपको इंटरव्यू के लिए कॉल देंगे। और अगर बात करी जाए वेटेज की, 75% तो वेटेज आपकी रिटन टेस्ट से है एंड 25% आपके मार्क्स इंटरव्यू से लिए जाएंगे। और इन दोनों को प्लस करके जो मार्क्स आएंगे 100 से, उससे आपकी एक मेरिट लिस्ट क्रिएट होगी। उस मेरिट लिस्ट में अगर आप 21 में कहीं स्टैंड करते हो तो आप ऑफिसर बन जाओगे। अगर ये बात देखी जाए तो इस एग्जामिनेशन की, ये 2 ऑफिस के लिए हैं, एक ईओ एक एओ। ईओ मीन्स इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट्स ऑफिसर। ये एग्जामिनेशन इन 2 पोस्टों के लिए है। अगर इसके पे स्केल की बात करें तो 8 ऑफ ग्रेड पे स्केल से देखा जाए तो 7 तो सीपीसी है इसमें। और ये बी ग्रुप जॉब है, जैसे कि आप जानते हैं इंडियन सोसाइटी में हमने अपनी जॉब्स को, गवर्नमेंट जॉब को ABCD ग्रुप में बांट रखा है। सो ये जॉब बी ग्रुप जॉब है, ये पोस्ट बी ग्रुप जॉब के लिए है। ये एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट क्यों होता है? एक्चुअली अगर ये एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, अगर आप देखें तो यूपीएससी से होस्ट करा रहा है, जो कि वर्ल्ड की सबसे होनेस्ट रिक्रूटमेंट एजेंसी में मानी जाती है, जो मानी क्या जाती है वो है। और इसका अगर एग्जाम पैटर्न देखें तो इसका एग्जाम पैटर्न, जैसे कि आप यूपीएससी का सबसे, जो इंडिया की टॉप मोस्ट इंडियन सर्विसेज हैं आईएएस एंड आईपीएस, उनके एग्जामिनेशन में जैसा कि आप जानते हैं प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। यहाँ पे मेंस को निकाल दिया गया है, यहाँ पे बस प्रीलिम्स है और इंटरव्यू है। अगर आप बात करें यहाँ की रिटन टेस्ट की, तो रिटन टेस्ट में अगर, जैसे कि आप प्रीलिम्स में जानते हैं कि 2 टेस्ट होते हैं, एक जीएस का होता है एंड सेकंड आपका सी सेट होता है। तो इन दोनों को प्लस करके एक एग्जाम बनाया गया है कि जो कि पीएफओ का रिटन एग्जामिनेशन है। अगर इसके सिलेबस के बारे में आगे हम डिस्कस करते हैं, इसके सिलेबस के बारे में। सिलेबस एक्चुअली अगर यूपीएससी का आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो उसमें 9 सब टॉपिक से सिलेबस को डिस्कस किया गया है। उस टॉपिक्स, अगर सिलेबस में देखा जाए तो जो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें इंग्लिश पूछी गई है, इंडियन पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स को उन्होंने मेंशन किया है, क्या बोलते हैं, कैंडिडेट्स को कंप्यूटर की जनरल नॉलेज होनी चाहिए, उसको जनरल साइंस की नॉलेज होनी चाहिए। क्वांट सेक्शन को कैंडिडेट्स को क्वांट सेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, हिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, उसको जनरल अकाउंट करनी आनी चाहिए, सोशल सिक्योरिटी एंड लेबर लॉज एंड करंट अफेयर्स को उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर बेसिकली बात की जाए तो इसमें कुछ हार्डल्स हैं लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, बेसिकली इकोनॉमिक्स
एंड जनरल साइंस। एक्चुअली जो ये 4 टॉपिक्स हैं, बेसिकली देखा जाए तो ये टॉपिक्स आपके ड्यूटीज़ को सर्व नहीं करते, क्योंकि जो ईओ ऑफिस होता है, जो अकाउंट ऑफिसर होता है, उसको हिस्ट्री से कोई लेना, उसकी ड्यूटी में हिस्ट्री से कोई रिलेशन नहीं होता, जनरल साइंसेस से कोई रिलेशन नहीं होता, इकोनॉमिक्स से उसको थोड़ा बहुत रिलेशन होता है, बट एट लास्ट उसको वही है, वो अकाउंट ऑफिसर है, उसकी ड्यूटी सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे अकाउंट्स बैलेंस शीट को चेक करना है, एनफोर्समेंट ऑफिसर की वहाँ जो लॉज हैं उनको देखना होती है। बट अगर बात करें हम इंग्लिश की, कंप्यूटर की, क्वांट सेक्शन की, जनरल अकाउंट की एंड सोशल सिक्योरिटी की, ये टॉपिक्स आपके रिलेशन, इनका डायरेक्ट रिलेशन है आपकी ड्यूटीज और आपकी पोस्ट के साथ। एक्चुअली अगर बात आगे हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बट अगर बात कर लेते हैं ये कैंडिडेट्स को जो कि हमारे ईपीएफओ के जिस पोस्ट के लिए ये एग्जामिनेशन होस्ट किया गया है, उनको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश की, कंप्यूटर की, उन्हें प्लस माइनस आना चाहिए, जनरल अकाउंट उन्हें आनी चाहिए, क्योंकि ये अकाउंट ऑफिसर के लिए जॉब भी है। एंड सोशल सिक्योरिटी अगर बात करी जाए, ईपीएफओ की, ईपीएफओ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडियन सोसाइटी सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी को ही इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया था। सो उसको एटलीस्ट कैंडिडेट को ये पता होना चाहिए कि वो किसके लिए जॉब कर रहा है और उसकी ड्यूटीज किन के लिए, किस लिए है। इसलिए सोशल सिक्योरिटी को एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मान के चलना चाहिए। अब बात करते हैं इन सब टॉपिक्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। इंग्लिश, वैसे तो यूपीएससी के नोटिफिकेशन में उन्होंने सिर्फ यहाँ वैसे यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा है। बात की जाए तो कैंडिडेट्स अंडरस्टैंड टू इंग्लिश लैंग्वेज एंड वर्क्स लाइक यूजेस ऑफ वर्ड, वही वो उनकी डिज़ायर है अपने कैंडिडेट से कि उन्हें अंडरस्टैंडिंग हो इंग्लिश लैंग्वेज की, लाइक उन्हें क्या वर्ड्स कहाँ यूज़ करना चाहिए। सॉरी फॉर दैट। अगर हम इसे सिर्फ एक एग्जाम से, एग्जामिनेशन के रिलेटेड देखा जाए तो इंग्लिश एक सब्जेक्ट को, सो इसमें इंटोनियम्स पूछे जा रहे हैं, इंटोनियम सिनोनियम्स पूछ रहा है, 1-2 क्वेश्चन डायरेक्टली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन आइडियम एंड फ्रेज एंड सम एरर डिटेक्शन आ रहे हैं। सो बेसिकली अगर हम एग्जाम को एनालाइज करें तो 10 से लेकर 15 क्वेश्चन वो आपको डायरेक्ट इंग्लिश से पूछ रहा है, जो कि एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। उसका अगर डिफिकल्टी लेवल के ऊपर बात करें तो 2-3 क्वेश्चन, वो अगर बात करें जब 15 क्वेश्चन वो पूछ रहा है तो उसमें से 3 क्वेश्चन इजी पूछ रहा है, उसमें से वो 8 से लेकर 9 क्वेश्चन उनका डिफिकल्टी लेवल मीडियम है, और बेसिकली वो 3 क्वेश्चन आपसे डिफिकल्ट पूछ रहा है। बट एट लास्ट वही है, सब स्टूडेंट को जो कंपटीशन एग्जामिनेशन को देने आएंगे उनको इंग्लिश की बेसिकली नॉलेज होती है, तो ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है सब स्टूडेंट के लिए। और अब अगर बात करें हम अपकमिंग कोर्सेज की, जो हमारे कोर्सेज इंग्लिश से रिलेटेड आएंगे, उसमें हम आपको हर एक टॉपिक के ऊपर आपको सेपरेट वीडियो देंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करते हुए जो वर्ड्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, कौन से आइडियम फ्रेज वो आपसे पूछेगा, उनके ऊपर हम आपको 20 से लेके 25 वीडियोस या लेक्चर आपको बना के देंगे, जो कि हर एक वीडियोस की अगर लेंथ देखे जाए तो 20 से लेके 25 मिनट है। वो आपके लिए बहुत इफिशियंसी है, और आप इन वीडियोस के बाद मैं गारंटी बोलता हूँ कि आपका क्वेश्चन सोल्व करने की इफिशियंसी 80 to 90% हो जाएगी। बट वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उन्हें कैसे चूज करते हैं, कैसे उनका यूज करते हैं। बस इतना ही, इंग्लिश एक इजी सब्जेक्ट है और ये आपके लिए बहुत स्कोरिंग हो सकता है। और वैसे कि रिटन टेस्ट ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 75% वेटेज है उसका फाइनल लिस्ट में। सो रिटन टेस्ट को प्लीज़ अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, और जितना हो सके इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कीजिए, क्योंकि यहाँ रिटन टेस्ट के बाद ही आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी। इंडियन पॉलिटी एक्चुअली एक बस हर्डल है, इससे आपका कोई इम्पोर्टेंट नहीं, ये बस एक बेसिकली एक हर्डल है। ये बेसिकली एक
सिर्फ एक हर्डल की तरह ट्रीट किया कि कैंडिडेट को अच्छे तरीके से चूज किया जाए। अगर बात देखें इंडियन पॉलिटी का सिलेबस, सो इंडियन पॉलिटी का सिलेबस वैसे तो बहुत वाइड होता है, क्योंकि यूपीएससी अगर सिविल सर्विसेज के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनसे पूछ लीजिए इंडियन पॉलिटी का सिलेबस कितना वाइड होता है। अगर बट इस एग्जाम के रिलेटेड देखें तो ये सिर्फ फैक्ट्स से रिलेटेड होता है। सॉरी, अगर देखें इंडियन पॉलिटी के बारे में बात देखें तो इसमें 8 से लेकर 9 क्वेश्चन पुट हो रहे हैं, जिसमें से 4 से 5 डायरेक्ट फैक्ट्स पे डिपेंड होते हैं, जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। वैसे इसके लिए मेन होते हैं आर्टिकल्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं, एक्ट्स जो कि डायरेक्ट सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं, जो कि आपको जस्टिस प्रोवाइड करते हैं सोशली और इकोनॉमी सेक्शन में, ना कि पॉलिटिकल जस्टिस हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इंडियन पॉलिसीज जो इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे लिए बनाई हैं वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट सेक्टर होती हैं। और बात करें इसके अपकमिंग कोर्सेज के बारे में, अपकमिंग कोर्सेज में इंडियन पॉलिटी की अगर वर्ल्ड में या यूपीएससी एस्पायरेंट जो कि सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कराते हैं उनके लिए मैक्सिमम जो बुक्स, वैसे तो यूपीएससी की कोई भी इकलौती ऐसी बुक नहीं है जो आपको फुल सिलेबस एक ही बुक में आपको मिल जाएगा, नहीं। बट इंडियन पॉलिटी की एक बुक है जिसको कि सिविल सर्वेंट जिसको कि हर एक यूपीएससी एस्पायरेंट जानता है, वो एम लक्ष्मीकांत है, जो कि मैक्सिमम 80 to 85% डायरेक्ट क्वेश्चंस उस बुक में ही उसके बारे में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। हमारे अपकमिंग कोर्सेज में हम डायरेक्ट लक्ष्मीकांता को आपको ना समराइज वीडियोस आपको बना के देंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके ईपीएफओ एग्जाम के रिलेटिव होगा। इकोनॉमिक्स, एक्चुअली अगर आप बात करें ईपीएफओ की, एक्चुअली एक फंड ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे फंड होता है, जहाँ पे मनी रुपीज आता है, वहीं पे आपकी इकोनॉमी आती है, इकोनॉमिक्स आ जाती है। वैसे इकोनॉमिक्स को 5 पिलर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें बैंकिंग सेक्टर होता है, टैक्स डिपार्टमेंट सेक्टर होता है, इंडियन पॉलिसीज होती हैं। अगर बात करें ईपीएफओ एग्जाम्स के रिलेटेड, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडियन पॉलिटी, बैंकिंग सेक्टर। अपकमिंग कोर्सेज में देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमिक्स में 2 सेक्टर्स होते हैं, माइक्रो, मैक्रो। अपकमिंग कोर्स में देखा था माइक्रो और मैक्रो। और एक बुक है जैसे कि इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह है, ये सारी वीडियो इस बुक को समराइज करा के बनाई जाएंगी, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, और इससे कि आपकी इफिशिएंसी एग्जाम को सोल्व करने की 80 to 90% इंक्रीज होगी। साइंस एंड टेक एंड कंप्यूटर, बेसिकली देखा जाए तो ये 2 टॉपिक है, साइंस एंड टेक एंड कंप्यूटर। बेसिकली देखा जाए तो कंप्यूटर आपके ड्यूटी से रिलेटेड है, एंड साइंस एंड टेक सिर्फ एक हर्डल है कि स्टूडेंट को के सामने हर्डल लिखो तो उसकी इफिशिएंसी या उसकी मेंटली लैंग्वेज का पता चलता है। साइंस एंड टेक के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें डायरेक्टली करंट अफेयर के रिलेटेड जो भी कोलॉजी में हमने चेंजेस देखे हैं, कोई अमेंडमेंट, कोई एक्ट, या फिर बस इंसान को की नॉलेज को चेक करने के लिए ये एक सब्जेक्ट चूज किया है, जिसमें बेसिकली इकोलॉजी होगी, बेसिक केमिस्ट्री होगी, बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। वैसे बेसिकली से 4 से 5 क्वेश्चन ही पुट होंगे। अगर बात की जाए कंप्यूटर की, आज के टाइम आप जानते हैं कोई भी ग्रुप या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मैक्सिमम वर्क होता है वो कंप्यूटर से फील्ड होता है, तो कैंडिडेट को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, और इसी से वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा बेसिक कंप्यूटर कम्युनिकेशन से। और अपकमिंग कोर्सेज के बारे में बात करें तो इसके ऊपर 10 से लेकर 15 वीडियोस बनाई जाएंगे। हिस्ट्री, वैसे इस एग्ज़ाम का सबसे मेन इम्पोर्टेंट हर्डल ये है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन ईओ और एओ के लिए है। ना ईओ के लिए हिस्ट्री इम्पोर्टेंट होती है, ना एओ के लिए हिस्ट्री इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इन दोनों का जो बैकग्राउंड होता है, ईओ का इन्फोर्समेंट ऑफिसर का जो कि डिजायरेबल में लॉ होता है, लॉ को हिस्ट्री से इतना लेना देना नहीं होता, ना
लॉ के स्टूडेंट हिस्ट्री को ज़्यादा सीरियस लेते हैं। अकाउंट ऑफिसर जो कि एक कॉमर्स डिपार्टमेंट साइड से होते हैं, उनका तो हिस्ट्री से वैसे लेना देना नहीं है। सो इसलिए ये सबसे मेन हर्डल है। अगर आपने हिस्ट्री, पॉलिटी ये हर्डल क्रॉस कर लिया तो मैं बोलता हूँ आपका 80% एग्जाम वहीं क्लियर हो जाता है। आप वहीं स्टूडेंट से 80% कट ऑफ को आप अपने 80% कैंडिडेट्स को अपने नीचे छोड़ देते हो। और अगर सिलेबस के बारे में बात करें तो नोटिफिकेशन में ये सेकंड सब टॉपिक्स था, जिन्होंने डायरेक्टली वहाँ पे इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम लिखा गया था, जो कि एक बुक है जो कि रिटन बाय बिपिन चंद्रा साहब है। सो ये मेन पार्ट ऑफ एग्जाम है। वैसे तो वही है, हिस्ट्री एक फिक्स पार्ट होता है, इसमें आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं होता। इसमें अगर आपको फैक्ट्स का पता है तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, अदरवाइज इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता। अगर हम हिस्ट्री को सेपरेट करें तो वैसे तो हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। हम मॉडर्न को 4 में, मॉडर्न को फिर 2 सब पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंशियंट, मिडिल एंड मॉडर्न। फिर मॉडर्न को 2, जो 1947 से पहले थी और एक 1947 के बाद। सो आपके लिए एंशियंट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, बस आपके लिए 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। यहाँ से एक एक क्वेश्चन वो डायरेक्ट आपसे पुट कर लेता है। आपके लिए सबसे मेन पार्ट है हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बात करें इसके अपकमिंग कोर्सेज की तो ईपीएफओपीडिया के अगर ब्लूप्रिंट में देखा जाए तो इस पे 20 से लेके 25 वीडियो बनाई जाएंगी जो कि पूरी हिस्ट्री से रिलेटेड होंगी। वो आपके हिस्ट्री के डे 1 यानी मेन बुद्धिज्म से लेके आपको रीसेंट व्यू तक, जो कि हमारा बहुत सारे इंसिडेंट हैपेंड हुए हैं 2000 से पहले, जो कि सोशल सिक्योरिटी में मेंशन है। जब 1919 अपकमिंग कोर्सेज के बारे में बात की जाए तो हिस्ट्री का सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। और ये ही हर्डल आपको सबसे मेन है, जो कि आपको ये इम्पोर्टेंट फैक्टर इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस हर्डल की वेटेज आपको देखा जाए तो 15 से लेकर 20 क्वेश्चन वो हिस्ट्री से पूछ रहा है। क्वांट सेक्शन एक्चुअली ये एक बड़ा इजी और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ये इजी इसलिए है क्योंकि इसका डिफिकल्टी लेवल कहीं इजी और डिफिकल्ट मीडियम के बीच में ये कहीं एग्जिट करता है, इसका डिफिकल्टी लेवल। वैसे इसके लिए सजेशन, अगर आपको इसके लिए प्रिपेयर करना तो आपके लिए बड़ा सिंपल है। आप सिंपल कोई भी क्वांट की सेक्शन से एक बुक ले लीजिए। लाइक कोई भी कंपटीशन एग्जामिनेशन के, एसएससी के लिए कोई भी एक मैथ्स के लिए एक बुक ले लीजिए, आप उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल होगी। और इसका यूपीएससी का जो सी सेट में जो क्वांट सेक्शन और रीजनिंग का जो सेक्शन होता है उससे डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ही है, बट ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और एग्जाम से रिलेटेड देखा जाए तो इसमें 8 से लेकर 10 क्वेश्चन वो आपसे पुट करेगा। इसके लिए अगर हम अपने ब्लूप्रिंट में देखा जाए तो 20 से लेकर 25 22-25 वीडियोस इसके लिए बनाई जाएंगी, जिसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चनों को उठा के वो आपको सोल्व किया जाएगा, जिससे कि आपको डायरेक्टली अप्रोच लग जाएगी कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, कैसे वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। जनरल अकाउंटिंग एक्चुअली ये उनकी अगर जनरल अकाउंटिंग की बात की जाए तो बेसिकली ये उनकी डिज़ायर है कि वहाँ के जो ड्यूटीज़, जो आपकी पर्सनल ड्यूटीज़ हैं, वो आप कैसे एक बंदा फिल कर सकता है। तो इसके लिए बेसिक अकाउंट नॉलेज होनी चाहिए। इसमें सिंपल क्वेश्चन आपसे वो पूछा जाएगा, इजी फॉर कॉमर्स साइड स्टूडेंट्स हैं। अगर बात की जाए नॉन कॉमर्स साइड पर्सन के लिए तो 11th क्लास की बुक, अकाउंट की बुक इसके लिए आपके इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये सेक्टर आपके लिए सबसे ज़्यादा मोर इम्पोर्टेंट है क्योंकि सोशल सिक्योरिटी, लेबर लॉ एंड करंट अफेयर, ये 3 टॉपिक है। ये 3 टॉपिक से देखा जाए तो क्वेश्चन 20 से लेकर 22 क्वेश्चन डायरेक्टली इन तीनों टॉपिक से पुट किए जाएंगे। अगर बात देखा जाए तो अगर इन टॉपिक्स को डिटेल में, लेबर लॉज जो हमारे हिस्ट्री टू रीसेंट है उनके ऊपर बात करेंगे। रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट ने लेबर लॉज को अमेंड किया जो कि बहुत अजीब चीज़ थी। करंट अफेयर एक सिंपल
इंसान के सामने हर्डल होता है। सोशल सिक्योरिटी को देखा जाए तो उसमें बस आपको ड्यूटीज़ का पता लगेगा कि इंडियन सोसाइटी के प्रति हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं। अगर बात किया जाए तो सोशल सिक्योरिटी में किस तरह का स्टफ है, तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में डिस्कस होता है, जैसे लाइक अटल पेंशन योजना, नेशनल पेंशन योजना, आयुष्मान इंडस्ट्री रिलेशन एंड लेबर लॉ। इनके रिलेटिव आपसे वो क्वेश्चन पुट करेगा जो कि आपके सामने बहुत हर्डल प्ले होंगे। और ये 3 टॉपिक, एक भी यूट्यूब चैनल ऐसा नहीं है जो इन तीनों टॉपिक्स को एक ही जगह पे आपको सोल्व करके दे रहा है। ईपीएफओपीडिया इकलौता ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको तीनों टॉपिक्स को आपको डिटेल में यहाँ पे उसका कंटेंट मिलेगा। ये आपका सिलेबस डिस्कशन था, अपकमिंग कोर्सेज था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो, शेयर विद फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।